So now we are in Goa and going to Bigfoot. Let's explore what is Bigfoot. Bigfoot. गाड़ी पार्क करूया हा इकडे बरीच काय आहे. टिकट घ्यायला लागेल. यो मनीष भाई हम लोग बिगफुट में वापस आ गए फैमिली को लेके. मैं तेरे को बोला था. चल नहीं अरे काय है. So we are in Bigfoot and let's explore what Bigfoot is. As a family we are going to enjoy. आप सभी का स्वागत है. इस जगह को बिगफुट भी कहा जाता है. यहाँ पर सैकड़ों साल पहले एक ऋषि ने तपस्या करके देवताओं को इतना प्रसिद्ध किया कि उसे सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया. इस व्यक्ति के पैरों के निशान यहाँ पाए जाने के कारण ही इस जगह का नाम बिगफुट पड़ा. 2 दशक पहले जो गोवा का चित्र था उसे एंसेस्ट्रल गोवा में आपके लिए दर्शाया गया है. आपके पीछे मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर जो कपड़ा है वो पंखे के रूप में इस्तेमाल होता था. खंबे पे बंधा हुआ यह गाढ़ा कपड़ा एक रस्सी से खींचकर हिलाया जाता था. हवा में हलचल होने से शीतल वातावरण बनता था. सामने आपको एक पालकी दिखाई देगी जो जमींदारों के परिवहन का साधन था. मालिक और मालकिन पालकी में बैठते और 4 समर्थ शरीर वाले कुम्हार पालकी को अपने कंधों या सिर पर उठाकर चलते थे. आपके आगे जो तस्वीर है वो संत मीराबाई की मूर्ति की है जिसे केवल एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशा गया है. एंसेस्ट्रल गोवा की अवधारणा करने वाले श्री महेंद्र अल्वारेस ने अकेले ही पारंपरिक औजारों के माध्यम से इस मूर्ति को रूप दिया. इनके परिश्रम और प्यार से बनी इस मूर्ति को भारत में एक ही लैटराइट के पत्थर से तराशी गई सबसे लंबी मूर्ति होने की मान्यता मिली है. अब कृपया बाहर चलकर सदियों पहले के गोवा का दृश्य अपनी आंखों से देखें. इस खास तैयार किए गए गांव से जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको साउंड सिस्टम के माध्यम से जानकारी दी जाएगी. पुराण कथाओं के अनुसार पूरा कोकण प्रदेश समुद्र का भाग हुआ करता था. भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम ने सह्याद्री पर्वत पर खड़े रहकर अरबी सागर में तीर मारा. उस स्थान तक समुद्र का पानी पीछे हट गया और कोकण सहित गोवा का निर्माण हुआ. इस भूमि के विधाता का सम्मान करने के बाद 7 सीढ़ियां चढ़कर जो यहाँ के मुखदोम या देखभाल करने वाले थे जमींदारी के कामकाज और खाते लिखने के लिए इन्हें नियुक्त किया जाता था. वर्तमान काल में खाते लिखने का काम अकाउंटेंट का है. पर आप लोग मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? मेरे आवरण की वजह से? अरे बाबा ये तो हम गोवा वासियों का बरसाती चढ़ावा है. पूरी तरह ताड़ के पत्तों से बना ये चढ़ावा हमें बारिश के पानी से और कड़ी धूप से भी बचाता था. पूरी तरह प्राकृतिक होने की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल भी था. क्यों हम लोग सच में थे ना पर्यावरण के अनुकूल. वास्तव में गुजरे जमाने में हम गोवावासी प्रकृति पर ही निर्भर थे. हमारे खान पान में भी प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद का ही उपभोग होता था और हमारा सबसे मन भावन है मच्छी. आपकी दाहिनी तरफ थोड़ा आगे 2 मछुआरे जाल लेकर समुद्र की ओर जा रहे हैं. के कपड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि एक हिंदू है और दूसरा क्रिस्ती. उन दिनों में हम काश्ती अथवा लॉइन क्लॉथ पहनते थे. पीछे जो दिख रहा है वो नमक की खान है. समुद्र का खारा पानी ऐसी ही खानों में छोड़ा जाता जहां तेज धूप में पानी बाष्पित होकर नमक पीछे रह जाता. अब आप आगे बढ़कर पिड्डू से मिलिए. आप सबको पिद्दू का नमस्कार. मैं गोवा की मच्छी बेचने वाली हूँ. मैं घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ. मेरे कपड़ों से मुझे आसानी से पहचाना जाता है. विशिष्ट खुले हुए आस्तीन का ब्लाउज और स्पष्ट आकृति की फैली हुई स्कर्ट. ये भाग उस जमाने के कुछ घरों और व्यवसायों को दर्शाएगा
जो समुद्र तट के पास होते थे। पीछे देखिए, नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं। इस आसान से उपकरण को कुबड़ा कहते हैं, जिस पर छिलकर नारियल को मंडी में बेचते थे। नारियल की जटा से धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं, जैसे कि चटाई वगैरह। यहाँ अलमारी में कुछ उपकरण और औजार रखे गए हैं, जिनका उपयोग नारियल पेड़ से तोड़ने, तार से राफ्टर्स बनाने और बाकी काम के लिए होता था। थोड़ा आगे एक प्ररूपी मछुआरों की झोपड़ी है, जो समुद्र के तट पर होती थी। जोरदार हवाओं को झेलकर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल के वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है। मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था। देखिए, उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे नाव की दांड, लंगर और जालों को सीने के लिए इस्तेमाल होने वाली खास लकड़ी की सुई। मछुआरों के संरक्षक संत अंथनी की तस्वीर प्रधान रूप से झोपड़ी में प्रदर्शित है। संत अंथनी की देवाराधना करने के बाद ही मछुआरे समुद्र में प्रवेश करने का साहस करते थे। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दाहिनी ओर शुआओं का घर है, जिसकी दीवारें मिट्टी की बनी हैं और फर्श पर गोबर का लेप लगा हुआ है। परंपरानुसार जो कपड़े वो पहनते वो बालकनी में लटकाए हुए हैं। महिलाओं का कापड़ और पुरुषों की काष्टी। एक ही आकृति में पाया जाने वाला ये कापड़ 3 रंगों में पाया जाता है। जुआओं की पत्नी कातरीन लाल रंग का कापड़ पहनकर बालकाओं में बैठी चावल चुन रही है। गोवा में किसान संतुष्ट रहता था। उसके होठों पे गीत और दिल में उमंग भरी रहती, जिसे वो गानों से अभिव्यक्त करता था। उसके गानों को संगत देता घुमट, एक प्रकार का तबला जिसे मिट्टी के मटके के एक भाग को चमड़ी से ढककर बनाया जाता था। घुमट का इस्तेमाल हर धर्म और जाति के उत्सवों में होता है। ऊपर आपकी बाई ओर टॉडी टेपर मार्टिन है, जो नारियल के पेड़ पर चढ़कर उसका अर्क निकालता है। उसके एक हाथ में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में हाथ दराती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों को तराशता है। इस नारियल के अर्क से गोवा का अमृत वेणी सारभूत होती है। आपके पीछे गौशाला है, जो हर घर में पाई जाती थी। जमीन खोदने के सारे उपकरण जैसे हल, मिट्टी बराबर करने का लेवलर आदि यहाँ प्रदर्शित हैं। हर गाय या बैल के गले में अलग घंटी बंधी रहती थी, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके। क्या आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी? ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियाँ कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेटकर बनती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर गौशाला के ऊपर कछुए का कवच रखा जाता था। मान्यता ये थी कि इस कवच का पशुओं पर शांत प्रभाव पड़ता था। ये मटका जो आप देख रहे हैं, ये मामूली नहीं है। इसे कोंकणी में पोड़वा कहते हैं। मिट्टी और गोबर का लेप लगाया हुआ ये मटका थर्मस का काम करता है। इसमें कंजी डालकर खेतों में लेकर जाते थे, ताकि कठिन परिश्रम करने वाला किसान पेट भर गरम गरम नाश्ता कर सके। गौशाला के बाजू में घास का अंबार है। घास के अंबार के आमने सामने काजू फेनी की भट्टी है। घर के सदस्य काजू का फल दिन में 2 बार इकट्ठा करते और औरतें काजू को फल से अलग करती। आदमी उन्हें अपने पैरों के नीचे कुचलकर रस मटकों में भरते। किण्वित रस को एक बड़े मटके में डालकर उबाला जाता है और उससे उठने वाली वाष्प को छोटे मटके में संयमित किया जाता है। इस मटके को पानी डालकर ठंडा किया जाता है, तब जाके पहला सारभूत खुराक बनता है, जो एक हल्की शराब है। इसे खासकर गर्मी के महीनों में पिया जाता है। खुराक को एक बार फिर जब और किण्वित रस से मिलाकर उबालते हैं, तब जो दूसरा सारभूत होता है उसे काजू फेनी कहते हैं। यह काफी तेज शराब होती है। काजू के बीज को सेंक कर फोड़ते हैं और अंदर का तत्व निकालते हैं, जैसे कि ये हरी साड़ी वाली महिला कर रही है। जो कवच बचते हैं उनसे तेल निचोड़ा जाता है। इस तेल को लगाकर
नावों को जल रोधक बनाया जाता था। आपके आगे एक क्रॉस है। इस प्रकार के चिन्ह आपको तू जाके खाते खादाडी नाही खाजा मन सांगतील ते सगळं. हे गोवाचं पास्ट आहे. येस. गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था, जैसे कि आप शांतु को करते देख रहे हैं। झरने के बाजू में लेटराइट के पत्थर से बने इस टब में कपड़े भिगोए जाते थे और रीटा से इन्हें धोया जाता। चलिए आगे बढ़कर नंदू से मिलते हैं, जो इस गांव का कुम्हार है। पुढे चला. उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर ही उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। उस जमाने के बढ़ई पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक फर्नीचर तैयार करते थे, जो आज भी लुभावना है। बढ़ई के पेशे के उपकरण और उनके द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र यहाँ प्रदर्शित हैं। घर कहते हैं। ये सह्याद्री के पहाड़ी इलाकों में बसता है और ज्यादातर बकरियों की देखभाल करता था। उसके पास कुछ गोधन भी होते थे। जब किसी जरूरत पड़ती, खासकर खेतों में बीज बोने के समय या फसल काटने के समय, holding the umbrella for her. A little to the right, you can see Lata, a Hindu lady in the green sari, stepping out of her house with a traditional diverse on her way to the temple festival. next to Lata's house is Shabdulin, the flower vendor, who is stringing the flowers into a garland. In those days, a lady's attire was said to be complete only after she had her hair adorned with flowers. Alas, nowadays, flowers are rarely seen on ladies' heads. Next to her is the house of Govind the weaver, and his services were much in demand, specially shaped and colored ones for betrothed ladies, green for expecting women, and black for widows. Let us now walk along Tua Anamoni, where different people carry on their trade. Soon you will see Gonpot, the grand seller. The grams would be baked in the present and purchase them if Gonpot's assistant is around. Opposite the gram seller, you can see Daku, the cobbler, hunched over, totally engrossed in his work to prepare fancy footwear. At times, he would also mend footwear, bags, purses, belts, or any other leather item.
Behind Kaku's house at the higher level, you can see Anand's house, with the tulsi occupying a prominent place in the courtyard. Here we can see Anand's family worshipping Lord Ganesh. शाम के वक्त काम खत्म कर थके हारे पुरुष यहाँ इकट्ठे होकर एक दो शराब के घूंट पीते और गपशप अदला बदली करते। उन दिनों ये एक ऐसी जगह थी जहाँ कुछ मनोरंजन उपस्थित होता था। आप कुछ लोगों को तबला खेलते देख सकते हैं। तबला का खेल उन दिनों में बहुत ही लोकप्रिय था। प्राचीन गोवा के इस सफर में आप जरूर थके होंगे, तो आइए हमारी मधुशाला में आकर मदिरा नहीं कोकम शरबत पीते। आई बाबा तुम्ही पण करा आता. Wow, nice house ना? वाव बाको. हे बघ मागे बाको आहे. खालीच बसले. डक है हाँ. हे बघ इथे बाको आहे. Loving each other है बा. Loving each other. हस्बंड वाइफ. आई कुठे आहे? तिकडे बसली आहे. And so this way it is Bigfoot now. Come. So we are twinning. Interesting? Yes. So Bigfoot is really interesting. We saw the lifestyle of Goa from the beginning, and still we are now, I think, in the Bigfoot. Let's explore more. We're just waiting for Rish to come now. And Rish is here. Chalo, let's listen now. Sit. बिगफुट नामक पौराणिक स्थान पे आपका स्वागत है। इन 8 तस्वीरों द्वारा चित्रित की गई कहानी में आपको चट्टान में पाए गए पग चिन्ह का नाम इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है, जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते, क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक आदमी था पुरम, जिसने महादर का सारा धन चुराने की साजिश रची। उसने अपने ऊपर दुर्भाग्य आने का नाटक किया और महादर से मदद मांगी। महादर इतने दयालु थे कि उसे मना नहीं कर पाए।
लेकिन उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। वो और अधिक पैसे मांगते गया। महादर ने जो कुछ उसके पास था सब खुर्रम की मदद करने में लगाया। अंत में महादर के पास देने के लिए और कुछ नहीं बचा। खुर्रम ने उसे अपना घर बेचने पर मजबूर किया और वो पैसे भी हड़प लिए। महादर और उसकी बीवी बेघर होकर सड़क पर उतर आए। फिर एक दिन महादर की पत्नी बहुत बीमार पड़ गई, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जिनकी मदद करने के लिए महादर ने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, वे भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। उसकी पत्नी मर जाने से महादर अकेला पड़ गया, लेकिन महादर का विश्वास अटूट था। वो जगह जगह घूमकर जितना हो सकता लोगों की मदद करता। उसकी निर्भर स्थिति देख भगवान उन्हें सपने में दर्शन देकर पूछते हैं, क्या तुम खुर्रम से अपनी संपत्ति वापस हासिल करना चाहते हो? महादर ने भगवान से खुर्रम को माफ करने की विनती करते हुए कहा कि वो अपने हाल में खुश है। उसके उत्तर से प्रसन्न होकर भगवान ने महादर को वरदान मांगने को कहा। तब महादर ने भगवान से एक छोटी सी जगह मांगी जहां वो खड़ा रहकर मानवता की शांति के लिए प्रार्थना कर सके। महादर की अधिक परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें एक गर्म चट्टान दिखाई। महादर राजी खुशी उस चट्टान पे एक पैर पे खड़ा हो गया और कई सालों तक प्रार्थना की। उसकी आस्था से प्रसन्न होकर भगवान महादर को स्वर्ग में ले जाते हैं, लेकिन उसके पैर के निशान उस चट्टान पे हमेशा के लिए छूट गए। इस जगह का नाम बिग फुट पड़ा। अगर आप गुफा में प्रवेश करें तो आप महादर के पैरों के निशान पाएंगे। कथा अनुसार महादर को वरदान के तौर पर जो कोई सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसे आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अपनी मनोकामना को तब तक राज ही रखिए जब तक उसकी प्राप्ति ना हो। कृपया अपने जूते बाहर छोड़ें और अंदर प्रवेश करते वक्त सिर नीचे झुकाकर चलें। चाहें तो आप अगरबत्ती जला सकते हैं। See your Rish. Look, this is the big foot. एवढं मोठं पाळतं. सो हे गाइस, ये है वो बिग फुट जो आज हम लोग ने, मैं तो पहली बार एक्सप्लोर कर रही हूँ ऐसी जगह। और बहुत ही अच्छा कल्चर गोवा के बारे में पूरा वीडियो में मैंने आपको दिखाया है। मैं भी पहली बार ये जगह पे विज़िट कर रही हूँ। सो रियली इट इज़ अ गुड प्लेस वेयर बहुत कुछ पता चला गोवा के बारे में। एंड बहुत सी चीज़ें थी जो कल्चर के बारे में थी। एंड ये प्लेस में आके सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बाहर जैसे एक वीडियो में बताया गया कि यहाँ पे आके आप जो मांगना चाहो मांगिए, वो पूरा होने तक किसी को नहीं बताना है, पूरा होने के बाद आप बता सकते हैं। सो लेट्स प्रे। आई नॉट आस्क एक्चुअली, भगवान ही देता है जो देता है। आई जस्ट से कि ऐसे खुश रखो बस, और जब भी बैड सिचुएशन आए उसको सामना करने की ताकत दे बस। चल बघू सर। इथून आलाय. ओय शपथ. ओ बाबा आला तो लायन. अरे मागून आला. वाव, क्रोकोडाइल सी. संपलं. चला बाहेर. संपलं. Suresh got scared because there was a lion and sound. And yeah, nice place, yeah. Chal, let's go. Hey, छोटा भीम. छोटा भीम. Come.
हमारे भारतीय संस्कृति की याद दिलाता है। संत मीराबाई एक तारे के सुरों पर संगीत स्वरों में खुद को भूल चुकी है। इस शिल्प पर ग्रीक रोम शिल्प कला का असर नजर आता है। यह शिल्प कलाकार जॉसलिन महेंद्र अराउजो अल्वारेस द्वारा सन 1994 में निर्माण किया गया। एक लंबे चौड़े चिरे पर केवल छन्नी, हथौड़े जैसे मामूली औजारों की मदद से कलाकार ने इसकी निर्मिती सिर्फ 30 दिनों में की। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कौन सी जगह आती है एक्सप्लोर करने के लिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।